साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हम कर रहे थे राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का अध्याय 9 कर रहे थे, जिसमें अब हम करेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। इससे पहले हमारी वीडियो आई थी अध्याय 10, जिसमें हमने राजस्थान के पर्यटन का पार्ट 3 पढ़ा था। और चलिए बिना देरी के चैप्टर हम शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान से लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि विक्रम संवत 1835 या कहें कि 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। तो राजस्थानी भाषा मतलब राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था राजस्थान की भाषा के लिए? वो किया था सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब? 1912 में किया था। और किताब क्या थी उनकी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। तो इस पैरे के अंदर हमने एक इम्पोर्टेंट बात पढ़ी है क्या, कि 1835 विक्रम संवत के अंदर उद्योतन सूरी द्वारा लिखित एक किताब है। कौन सी? कुवलय माला। उसके अंदर 18 देशी भाषाओं का वर्णन है, जिसमें से एक मरु भाषा है और मरुवाणी भी। और राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का यूज किसने किया था? वो यूज किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब? 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर यूज किया था। अभी राजस्थान की अपने उपबोलियां सॉरी उपभाषाएं बोलियों कौन सी पढ़ते हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। अपने इस चैप्टर के अंदर आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। कौन सी सदी के बाद में? 16वीं सदी के बाद में। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में कहा जाता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृतिक रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी, यानी कि डिफिकल्टी दिक्कत आने लगी, तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया। और पाली भी जब लोग से अलग होने लगी, तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, प्रकृति प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी, तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं में हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इसमें इन सब में सबसे मरु गुर्जरी का मत अधिक है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश में ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुर्जरी से गुजरात भाषा का विकास हुआ। ये विभाजन भौगोलिक दृष्टि से समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी गुजराती में अनेक समानताएं हैं। तो हमने इस पैराग्राफ के अंदर क्या पढ़ा? हमने इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ा कि 10वीं सदी तक अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा था। और वैसे देखा जाए तो राजस्थानी का उद्भव जो हुआ है वो 11वीं-12वीं ईसा पूर्व में ईसा में हुआ है, और 16वीं सदी के बाद में इसका विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। तो इसके अंदर क्रम कैसा रहा है? क्रम ऐसा रहा है कि पहले संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत, और वैसे देखा जाए तो सीधा अपने पाली पर आएंगे। पाली के बाद में प्राकृत, और उसके बाद में अपभ्रंश, और उसके बाद में हिंदी। ये ऐसा क्रम रहा है। अपभ्रंश के अंदर भी अपने 3 पढ़ेंगे। कौन कौन सी? शोरसैनी, नागर और मरु गुर्जरी। ठीक है। तो और उत्पत्ति के बारे में मैं आपको कुछ एक और बातें बताती हूँ।
जैसा कि राजस्थानी भाषा की अपनों ने पढ़ी कि इसकी उत्पत्ति कह रहे हैं कि शोरसैनी, या तो शोरसैनी अपभ्रंश से बताते हैं, या बताते हैं कि गुर्जर से। तो इसके अंदर, और एक नागर। तो इसके अंदर हर एक का विद्वान का मत अलग है। तो अगर देखें कि शोरसैनी अपभ्रंश से उत्पत्ति किसने बताई है, तो बताइए एलपी टेसीटोरी ने। किसने? एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी ने। तो अपने कैसे याद करेंगे भाई, किसने बताई है शोर सैनी से? तो अपने करेंगे शोर करे सैनी मारे टेसी तोरी। शोर करे सैनी मारे टेसी तोरी, ये याद करने के लिए है। फिर अपने देखेंगे कि गुर्जरी अपभ्रंश से किसने उत्पत्ति बताई है। तो गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति बताई है एक तो के एम मुंशी ने, और किसने बताई है? मोतीलाल मेनारिया ने। मोतीलाल मेनारिया। और नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति किसने बताई है? ग्रियर सर ने। और पुरुषोत्तम मेनारिया ने। पुरुषोत्तम मेनारिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने किससे मानना था। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि गुर्जरी से का मत किस किसका था? के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया का। नागर का मत किसका था? ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया का। और शोरसैनी का मत था एलपी टेसीटोरी का। तो इनकी ट्रिक क्या क्या अपने याद करेंगे? तो अपने इसकी तो ट्रिक याद करेंगे कि शोर करे सैनी मारे टेसीटोरी। और गुर्जर का क्या याद करेंगे? गुर्जरी का याद करेंगे कि गुर्जरी की मोती मुंशी ले गई, कि गुर्जरी की मोती मुंशी ले गई। और नागर का याद करेंगे कि नागर का सन तम में है। तम यानी कि अंधेरे में है। नागर आदमी है, उसका जो सन है वो तम में है। तो नागर का सन तम में है। गुर्जरी की मोती मुंशी ले गई। शोर करे सैनी मारे टैसी तोरी। ये हम लोगों ने क्या याद की? ट्रिक से इनका उद्भव जो है वो याद कर लिया। चलो आगे चलते हैं। ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी में और पूर्वी में। पश्चिमी में कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। शेखावटी याद रखने अपने कहीं पूर्वी में ना डाल दे, क्योंकि अगर अपने राजस्थान देखें तो शेखावटी प्रदेश ये वाला आता है, तो अपने से पूर्वी में डाल सकते हैं। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं? मामे बाशे। मामे बाशे। कैसे? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। आगे चलते हैं। आगे अपना आता है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी इसमें कौन कौन सी आ रही है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी, या फिर जिसे कहें राठी। ठीक है। तो अभी हम पहले प्रमुख बोलियां पढ़ेंगे। प्रमुख बोलियों के अंदर हमारी सबसे पहले आ रही है कौन सी? मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है, और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी कहा गया है। यही कारण है कि राजस्थान की बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी से जोड़ा गया। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली, शेखावटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। थड़ी और गोडवाड़ी बोली इसकी उपबोली है। कौन सी? थड़ी और गोडवाड़ी बोलियां जो है वो इसकी उपबोलियां हैं। आगे है मेवाड़ी। मेवाड़ी राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जाता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोले जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोले जाने वाली को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। तो इसके अंदर हमने अभी 2 पढ़ ली, कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी। अब मारवाड़ी के अंदर अगर हम देखें तो कुछ रचनाएं कौन सी हो गई? मीरा का पद। मीरा ने जो पद लिखे थे वो किस में लिखे थे? मारवाड़ी में लिखे थे। राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा जो कि किसके थे? कृपाराम खिड़िया के थे। वो किस में है? मारवाड़ी में है। जैन साहित्य जो है वो मारवाड़ी में है। और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है वेली किशन रुक्मणी। वेली किशन रुक्मणी।
ये किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। ये कौन सी भाषा के अंदर है? प्रमुख बोली के अंदर है, ये है मारवाड़ी के अंदर है। फिर है मूमल। मूमल किस में है? मारवाड़ी में है। और कौन सी रचना देखें अपने, तो और आएगी ढोला मारूरा दूहा। क्या? ढोला मारूरा दूहा। ये सभी किसके अंदर है? ये सभी है मारवाड़ी के अंदर। और मेवाड़ी में देखें तो एक है कुंभा की कीर्ति प्रशस्ति। कुंभा की कीर्ति प्रशस्ति, कुंभा की जो कीर्ति प्रशस्ति है वो किसके अंदर है? मेवाड़ी के अंदर है। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कौन सी? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया है। इस बोली के पीछे 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दुद्दू का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल आदि इसकी उपबोलियां हैं। तो अगर अपने ढूंढाड़ी की देखी जाए तो कौन कौन सी पढ़ते हैं हम इसके अंदर उपबोलियां? तो हमने पढ़ी है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, और भी है कौन सी? चौरासी। चौरासी है एक। और है एक काठेड़ी। ये भी इसकी उपबोलियां हैं। फिर है हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती का क्षेत्र माना गया है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी के 6 शब्द का प्रयोग होता है। ढूंढाड़ी में भी 6 शब्द का प्रयोग हो रहा है, और हाड़ौती में भी 6 शब्द का प्रयोग हो रहा है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इन क्षेत्र के अंदर इस बोली का क्षेत्र कहा गया है। और अगर अपने बात करें कि ये जो हाड़ौती, अपने वैसे तो एरिया पढ़ते हैं हाड़ौती कौन सा है, पर अगर अपने पूछें कि हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हाड़ौती का भाषा के अर्थ में फर्स्ट प्रयोग किया था कैलोग ने। किसने? कैलोग ने। किसने किया था? इनकी बुक थी हिंदी ग्रामर। सीधा बुक का नाम ही क्या है? हिंदी ग्रामर। उसमें किया था क्या लोग ने? कब किया था? 1875 के अंदर किया था। तो अगर प्रश्न है कि हाड़ौती का प्रयोग भाषा के अर्थ में कब किया गया, हिंदी सर्वप्रथम किसने किया था? क्या लोग ने किया था कब? अपने बुक हिंदी ग्रामर में 1875 के अंदर। आगे अपने पढ़ते हैं मेवाती। मेर जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों पर इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखता है। तो मेवाती पर किसका अपनों को प्रभाव दिखता है? ब्रज भाषा का दिखता है। तो अब अपनों ने कौन कौन से पढ़ लिए? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। अब अपने इनके अंदर पढ़ते हैं ढूंढाड़ी के अंदर रचनाएं कौन सी है। ढूंढाड़ी में जो संत दादू थे ना, दादू जी और उनके शिष्य, उनकी जो रचनाएं हैं वो किसके अंदर है? ढूंढाड़ी में। दादू जी और उनके शिष्यों की रचनाएं किसके अंदर है? ढूंढाड़ी में है। हड़ौती में क्या है? हड़ौती के अंदर है सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। किसकी? सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किसमें है? हाड़ौती के अंदर है। हाड़ौती को ढूंढाड़ी की उपबोली कहा जाता है। ठीक है। मेवाती के अंदर देखें तो लाल दासी और जो चरण दासी थे, लाल दासी और चरण दासी संप्रदाय, इन संप्रदाय की जो रचनाएं हैं, इनका जो साहित्य है वो किसके अंदर है? मेवाती के अंदर है। आगे हम पढ़ेंगे क्या? वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली बोली को वागड़ी नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। आगे है मालवी। प्राचीन मालव प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश के जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थान की भी बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र माना गया है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि क्षेत्र पर बोली का क्षेत्र है। रांगड़ी और निमाड़ी इस बोली की उपबोलियां हैं। तो अगर अपने देखें कि मालवी की उपबोलियां कौन सी है? रांगड़ी और निमाड़ी। और उन्होंने हाड़ौती को किसकी उपबोली पढ़ा था? ढूंढाड़ी की। आगे है शेखावटी। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाया। इस क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा गया। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जाता है।
अगर देखिए अपने ये निमाड़ी और रांगड़ी जो पड़ी अपने निमाली के अंदर, तो जो निमाड़ी है ये तो बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी। इसे कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी। किसे? निमाड़ी को। दक्षिणी राजस्थानी किसे कहा जाता है? निमाड़ी को। ठीक है। और ये जो अपने पढ़ा है रांगड़ी, रांगड़ी किससे मिलके बनी है? रांगड़ी मिलके बनी है मालवी प्लस मारवाड़ी। मालवी प्लस मारवाड़ी रांगड़ी। तो इसको अपने कैसे याद करेंगे? मामा। मामा ने क्या किया? रंग ला के दिया, रांगड़ी का रंग। तो मालवी मारवाड़ी। और ये कैसी बोली है? कर्कश है। अगर पूछा जाए कर्कश कौन सी है तो वो है रांगड़ी। आगे चलते हैं। और शेखावटी के अंदर अगर हम पढ़ें, शेखावटी पर किस किस का प्रभाव है? तो शेखावटी पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव पड़ते हैं अपने। आगे चलते हैं। भिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति के लिए हुए हैं। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासी आदि प्रमुख हैं। इन भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भी भीली बोली प्रमुख रही है। इसके साथ साथ अन्य जातियों की बोलियां भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती हैं उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अभी हमने बोलियां पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य के बारे में। राजस्थानी साहित्य राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक इतिहास हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों, मुहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। अभिलेखीय साहित्य किसे कहा जाता है? जो कि शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों, मुहरों, इनमें जो साहित्य अपने को उत्कीर्ण मिलता है उसमें। यद्यपि यह सामग्री अल्पतर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितने भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षर भंडार है, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त हो रहा। राजस्थानी साहित्य की परंपरा को हम निम्न रूप से प्रस्तुत करते हैं। राजस्थानी साहित्य की जो परंपरा है वो किस प्रकार है? टाइम दिया गया है, नाम दिया गया है। तो क्या नाम है? प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। तीन ही पढ़ते हैं, या तो प्राचीन होगा या मध्य होगा या आधुनिक होगा। अब मध्य के अंदर भी हम कैसे याद करें? पूर्व और उत्तर, यानी कि पहले वाला और बाद वाला। तो हमने चार क्या याद किए? प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। अभी जो प्राचीन काल है वो कैसी प्रकृति थी? वो थी वीर गाथा काल। कैसी? वीर गाथा काल। क्यों? क्योंकि इस टाइम मुगलों का काफी प्रभाव रहा था, काफी टॉर्चर हुआ करता था, तो वीर गाथा से ओतप्रोत चीजें लिखी जाती थी, सुनाई जाती थी, ताकि लोग वीर रहें, डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेटेड रहें। पूर्व मध्य काल ये भक्ति काल था, जो अपने तुलसीदास जी, मीरा जी, इनका टाइम पढ़ते हैं वो। उत्तर मध्य काल श्रृंगार, रीति नीति, ये परक काल। आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त, कि अभी आधुनिक काल के अंदर हमें बहुत अलग अलग चीजें मिल रही है, और साथ में अपनों को इनका टाइम भी दिया गया है। जो प्राचीन काल या वीर गाथा काल है वो है 1050 से 1550। पूर्व मध्य काल है 1450 से 1650। उत्तर मध्य काल है 1650 से 1850। और आधुनिक काल है 1850 से आज तक। तो अब हम हो सकता है हमारे ये नाम जो है वो सारे मिक्स हो जाएं, तो ये नाम हमें कैसे याद रहेंगे? इन नामों के लिए एक ट्रिक है। क्या? वी भ री ग। क्या है? वी भ री ग। हमें ये विभरीग नाम याद करना है। क्या? विभरीग। ये तो हम कर सकते हैं ना, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, वरना तो ऐसे कैसा होगा? विपरीत, तो वी से वीर गाथा, भ से भक्ति, री से रीति, रीति श्रृंगार, नीति फिर सब आ जाएगा, और ग से कि गद्य काल। ये जो सब चीजें चल रही है ये क्या है? गद्य। तो गद्य काल, ये हमें ऐसे याद कर देना है। फिर अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राचीन काल या वीर गाथा काल, जो कि कब से कब था? 1050 से 1550 तक। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे। इसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया गया है। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? श्रीधर व्यास की रणमल छंद।
इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया है, 1450 से 1650। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रखा। इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों से संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। और ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई और अपनी कलम से सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सच समाज की कल्पना को मूर्ण रूप प्रदान किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। इसी काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों में लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुकरण किया। ऐसे संप्रदायों में कौन कौन से संप्रदाय आ रहे हैं अभी भक्ति काल के अंदर हम पढ़ेंगे। कौन सा? राम स्नेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया, बिश्नोई, जसनाथी, ये सभी। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व बताया, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई। आगे कंटिन्यू करते हैं। इनके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना और महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से की। इस प्रकार की रचनाओं को भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वैली किशन रुक्मणी री, माधोदास ददवाड़िया री राम रासो, ईसरदास की हरिरस और देवयान की साया जी झूला। देवयान साया अभी सॉरी ईसरदास की कौन सी है? हरिरस है और देवयान है। और साया जी झूला की कौन सी रचनाएं हैं? नागदमन। साया जी झूला की रचना कौन सी है? नागदमन। कौन कौन सी रचनाएं पढ़ ली हमने? पढ़ा मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की कौन सी? वेले की सन रुक्मणी री, माधोदास दरबारिया की राम रासो, हरिरस और देवयान हमने पढ़ी। ईसरदास की नागदमन हमने पढ़ा साया जी झूला का। अब आगे हम पढ़ते हैं उत्तर मध्यकाल, जिसे श्रृंगार रीति और नीति का काल कहा गया है। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का साहित्य विधि विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकार और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस कला में श्रृंगार रीति यानी कि काव्य शास्त्र तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा, भोरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं जो क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। तो हमने उत्तर मध्य काल के अंदर कौन सी रचना पढ़ी है? हमने पढ़ा है कवि मंछाराम का रघुनाथ रूपक। अभी हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम कौन सा था? सन 1857 वाला। 1857 की क्रांति जो हम पढ़ते हैं वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहला संग्राम था। के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इनसे अछूता नहीं रहा। साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक कला का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्य मल मिश्र ने किया। ये जो साहित्यिक चेतना के अंदर जो चेंज है वो किसने किया था? मारवाड़ के कौन थे? कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया था, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिससे सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से हुआ। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सूजन रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण रही है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियां। इन शैलियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पेपर में एक लाइन दी जाती है, फिर पूछा जाता है कि कौन सी शैली है, तो हमें ये ध्यान से पढ़ना है। पहला हम पढ़ रहे हैं ख्यात के बारे में। देशी राजाओं राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया। खुद ने अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया। इन्हें क्या कहा गया? ख्याल क्या कहा गया? जैसे कि दयाल दासरी खात। अब दयाल दासरी खात में क्या है? बीकानेर के राव बीका जी से लेकर महाराजा नूप सिंह तक का इतिहास है। और मोहनोत नैन्सी द्वारा रचित कौन सी है? मोहनोत नैन्सी री ख्यात। ये
कुछ इंपॉर्टेंट ख्यात है, कौन कौन सी? एक तो दयालदास ख्यात, जिसके अंदर बीकानेर के राव बिक्का जी से महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास है, और मोहनोत नेंसी की कौन सी रचना है? मोहनोत रेंसरी ख्यात। अगला है अपना वचनिका। अब संस्कृत का वचन शब्द है, संस्कृत के वचन शब्द से बना है क्या? वचनिका। संस्कृत के वचन शब्द से बना है क्या? वचनिका। यह एक काव्य विधा के रूप में है। कैसा है? काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका का ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यंतानुप्रास मिलता है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गादन की कौन सी है? अचलदास खिंचीरी वचनिका। और जग्गा खेड़िया की कौन सी है? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका। तो अपने आगे दो वचनिकाएं आई है, कौन सी? एक तो है शिवदास गार्डन की कौन सी? अचलदास खिंचरी वचनिका। और राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका किसकी है? जग्गा खेड़िया की है। अगला है दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। किसकी तरह है? वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी जाती है। ये तो किस में लिखी जाती है? राजस्थानी में लिखी जाती है। और जो दवावेत है वो उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। किससे? उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। क्या? दवावेत। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध आखेट, नक्शे खादी का वर्णन, तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत, राजा जय सिंह री दवावेत, ये कुछ प्रमुख दवावेत ग्रंथ है। आगे है वाद। कहानी की तरह वाद कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा है, यानी कि बीच बीच में हाँ ऐसे कहता रहता है, जिससे पता लगता है कि श्रोता जो है वो सुन रहे हैं। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय, पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीनों रूपों में बातें मिलती है। राव अमर सिंह जी रिवात, खिंचिया रिवात, बाबू जी रिवात, कान्नड़ दे रिवात, अचलदास खिंची रिवात, ये कुछ प्रमुख बात है। फिर है झमाड़। ये काव्य का मात्रिक छंद है राजस्थानी काव्य का, जिसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? राव इंद्र सिंह हरी झमाड़। फिर है झूलना। झूलना राजस्थानी काव्य का ये भी मात्रिक छंद है, जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। यगण, भगण, ये ऐसे कुछ चीजें होती हैं हिंदी के अंदर। अमर सिंह राठौर रा झूलना, राजा गजर सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवरा रा झूलना, ये प्रमुख झूलना है। हमें इनके अंदर ग्रामेटिक में नहीं जाना कि मात्रिक छंद क्या होता है, ये यगन भगन क्या होता है, नहीं, हमें ये याद करना है बस। फिर है पर्ची। संत महात्माओं के जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबंध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। संत नामदेव री पर्ची, कबीर जी पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि कुछ प्रमुख पर्चियां हैं। प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। किशोर दास का राजप्रकाश। क्या नाम है? किशोर दास का क्या है? राजप्रकाश। आशिया मान सिंह का महायश प्रकाश। और कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश। क्या क्या नाम पड़े? किशोर दास का राजप्रकाश, आशिया मानसिंह का महायश प्रकाश, कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश। अब है मरस्या। मरस्या क्या होता है? किसी की मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए मरस्या जो है काव्यों की रचना की गई है। चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। राणो जगपत राम मरस्या, जिसमें महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। कौन सा? राणे जगपत राम मरसिया। किसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए? मेवाड़ महाराणा जो जगत सिंह थे उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए ये लिखा गया था। फिर आगे है रासो। मोतीलाल मिनारिया के अनुसार, किसके अनुसार? मोतीलाल मिनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? मोतीलाल मिनारिया ने दी है। किसकी? रासो की। रासो ग्रंथों में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालह का बिसल देव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो, ये कुछ एक रासो जो है वो प्रमुख है। फिर अगला है रूपक। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को, स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गजगुण रूपक, रूपक गोगा दे जीरो और राज रूपक, ये कुछ एक प्रमुख है। अब ये जो गजगुण रूपक है, ये किसकी किताब, ये किसके द्वारा लिखित है? ये लिखित है केशवदास द्वारा।
और ये जो राज रूपक है ये किसके द्वारा लिखी है? वीरभान रूपण द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विगत। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मुहनोत नैन्सी की मारवाड़ी परगनारी विगत किसकी है? ये मुहनोत नैन्सी की है। कौन सी? मारवाड़ा परगनारी विगत। इसके इसमें परगने की आबादी, रेखा भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन, ये सभी हमें इसके अंदर इनकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर है अगला है वेणी वेली। वेली ग्रंथ वेलीय छंदों में लिखे हुए होते हैं। किस छंद में लिखे होते हैं? वेलीय छंद में लिखे हुए होते हैं। इनके विविध विषय रहते हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जैतवा त्रिवैली, रतन सिंह खिवा त्रिवैली, राव रतन त्रिवैली, ये वैली परंपरा की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वैली किशन रुक्मणीरी। किसने लिखी है? ये वैली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। ये जो वैली किशन रुक्मणीरी है इसे दुर्सा आढा ने क्या कहा है? दुर्सा आढा। दुर्सा आढा ने इसे कहा है पांचवा वेद और 19वां पुराण। पांचवा वेद और 19वां पुराण किसे कहा गया है? वैली किशन रुक्मिणी को कहा गया। और किसने कहा है? दुर्साडा ने कहा है। फिर आगे है साखी। साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। अगला है सिलोका। सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंच जाते हैं। राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमाल जी रा सिलोको, राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको, भाटी केहर सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख सिलोके हैं। आधुनिक राजस्थानी साहित्य। मारवाड़ के कविराज बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने, मारवाड़ के तो कौन है? कविराज बांकीदास। और बूंदी के कौन है? सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया और शंकर दान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यथार्थ परक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चिंतन मिलता है। साथ ही पाखंडी साथियों को बेनकाब किया गया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया है। तो द्रौपदी विनय किसकी है? द्रौपदी विनय है रामनाथ कविया की। और जो उमरदान है उन्होंने क्या किया था? संवत 1956 में जो अकाल पड़ा था उनके बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं। केसर सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्य लाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपने कलम को भी हथियार बनाया। इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवतदास चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का कारण कार्य करती है। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों के माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में से मानी जाती थी। सेनानी किसकी है? मेघराज मुकुल की है। क्या? सेनानी। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के लिए अलग ही स्थान रखते थे। 1907 में प्रकाशित काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध गौरव गान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। तो राधा किसकी रचना है? राधा है सत्यप्रकाश जोशी की। इसी प्रकार कन्हैया लाल सेठिया, जिनके गीत कौन सा है? धरती धुरहरी को राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जाता है। कन्हैया लाल सेठिया की रचनाओं को गहरी नींद से सोई हुई आत्मा भी जगा दे। कन्हैया लाल सेठिया की रचनाएं ऐसी है। मिंझर और लीलटास सेठिया के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो मिंझर और लीलटास किसके हैं? कन्हैया लाल सेठिया के हैं। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम भौम,
जानकारी, ओल्मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थानी इसड़लाट, राजस्थानी ये खेलो, दीठ, चामड़, अरपंच, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। तो ये सभी क्या है, पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी? मरुवाणी, जलमभूम, जानकारी, ओल्मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थानी इसड़लाट, राजस्थानी खेलो, दीठ, चामड़, अपरंच। यही वह समय था है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव। अभी हमने यहाँ पे खूब सारी इकट्ठी रचनाएं अपनों को दिखेंगी। रचनाएं, पत्रिकाएं, सब कुछ इकट्ठा दिया हुआ है यहाँ पर। पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावतरी गांव, तेज सिंह जोधारी कट्ठे कई हेगो है, मणि मधुगर की सोजती गेट, पग फेरो, हरीश वधाणी की बोले सरनाटो बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी कावड़ मार्ग, अर्जुन देवचायल की रिंदरोही, मालचंद तिवाड़ी की उतरियो है आभो। ये रचनाएं जो हैं ये प्रमुख हैं। तो ये नाम वापस अपने पढ़ते हैं, मिक्स हो जाएंगे वरना ये। पारस अरोड़ा की है जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की है गांव, तेज सिंह जोधा की कठे कहीं हेगो है, मणि मर्दूकर की सोस्ती गेट पग फेरो, हरीश बधाणी की बोले सरनाटो बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी कावड़ मार्ग, अर्जो देवचारण की रिंद्रोही, मालचंद की उतरे हुए आभो। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। तो प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? शिवचंद्र भरतिया। कौन है? शिवचंद्र भरतिया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी, जैसे कि मांझल रात, अमोलक वाता, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात। ये किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं। और शिवचंद्र भरतिया को क्या कहा जा रहा है? राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा रहा है। फिर है विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवारी, जो कि कितने खंड में है? 13 खंड के अंदर है। राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया है कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली है। विजयदान देथा की कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह कौन कौन से है? किसकी? विजयदान देथा की। ये हमने कक्षा 9वीं के अंदर जब हमने व्यक्तित्व पढ़े थे ना, तब उसके अंदर भी हमारी ये जो रचनाएं हैं वो आई थी। तो यहाँ पे दोबारा आई है। कौन सी? दुविधा, उलझन, अलेखो हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल। और दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर पहली मूवी भी बनी हुई है। इनकी कृति चौधराइन के चतुराई भी बेहद पसंद किया गया है। किसकी है ये? विजयदान दित्था की है। कौन कौन सी है? दुविधा, उलझन, अलेखो हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल। दुविधा पे मूवी बनी है पहेली, चौधराइन के चतुराई। ये तो किसकी है? विजयदान दित्था की है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उनके संग्रह जमारो, समंद और थार में संग्रहित है। और कुछ उपन्यास है। कौन से? हूं गोड़ी की पीवरी, जोक संजोग, चांद सेठानी। तो यादवेंद्र शर्मा की हमने कौन कौन सी पढ़ी है? जमारो, समंद अर्थार, हूं गोरी किण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी। नथमल जोशी की कहानी संग्रह पन्योरी कंवारी, उपन्यास है आभेपट की धोरारो धोरी, एक बीननी दो बीन। और नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल, श्रीमाली, डॉक्टर मनोज शर्मा, सवाईदास, ये भी कुछ प्रसिद्ध कहानीकार है। लास्ट पैरा में हमने कौन कौन सी पढ़ी है? नथमल जोशी की हमने पढ़ी है, पन्योरी कंवारी, आबेपट की धोरारो धोरी, एक बिननी दो बीन। आगे चलते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु व अनियतकालीन पत्रिकाओं में ने राजस्थान के लेखक को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों में साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया है। बीकानेर की वातायन, ये फिर यहाँ पे नाम आएंगे। बीकानेर की क्या है? वातायन। किसकी? हरीश वधानी की। अजमेर की लहर है प्रकाश जैन की। भरतपुर की है और, भरतपुर की और ये नाम नहीं है, भरतपुर की है क्या? और किसने लिखी है? विजेंद्र। कांकरोली की है संबोधन, कमर मेवाड़ी। अलवर की है कविता। अलवर की है कविता किसकी? भागीरथ भार्गव की। उदयपुर की बिंदु ने अलेख लेखों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण किसका है? चंद्रभानु भारद्वाज। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज। मधु माधवी, नालिनी उपाध्याय के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी के पत्र का मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान किया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत किसकी है? राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी। कहाँ पर? बीकानेर की क्या है? जागती ज्योत ने के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओल्डियो, कविचंद्र सिंह द्वारा लिखित मरुवाणी।
यह प्रमुख है। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय है। सच्चाई है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी की सीमा में संभव नहीं है। आगे अब अपने करते हैं प्रश्न। प्रश्न पहला क्या है? पहला प्रश्न है, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बातारी फुलवारी है किसकी? विजयदान देथा की। विजयदान देथा की। और अपनों को कौन सी रचना याद आ रही है फिलहाल? विजयदान देथा की याद। बातारी फुलवारी है कितने खंड में? 13 खंड में। हमने ये भी पढ़ा था, किताब में दिया हुआ है। विजयदान देथा की और कौन कौन सी रचनाएं याद आ सकती है अपनों को? दुविधा, उलझन, सपन प्रिया, अंतरा, चौधराइन की चतुराई, उल और अलेखो हिटलर। किस काव्य ग्रंथ में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राजो, रासो। कन्हैयालाल सेठिया के दो प्रमुख काव्य संग्रह बताइए। कन्हैयालाल सेठिया के काव्य संग्रह बताने हैं अपनों को। तो कन्हैयालाल सेठिया के दो काव्य संग्रह हैं। कौन से? मिंझर और लीलटांस। राणा जगपत राम मरसिया। राणा जगपत राम मरसिया के अंदर हमें किस राजा की मृत्यु का मतलब ये शोक है? तो यह है मेवाड़ के जो महाराणा जगत सिंह थे। कौन? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह। सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था ग्रियर्सन ने। किसने? ग्रियर्सन ने। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरा होता है। इन सभी प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा और कल मिलते हैं हम अपने नई वीडियो के साथ में, जिसके अंदर हम इसका पाठ 8वां करेंगे। ये 9वां पाठ हो गया। पीछे से हम लोगों ने ये किताब शुरू की थी क्योंकि पहला जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है, लेंथी है। तो अभी हमने कर लिया है 11वां, 10वां और 9वां, ये 3 पाठ कर लिए हैं। अगली वीडियो आएगी हमारी 8वें पाठ के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।